Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of civics, that is livelihood. And in this chapter we are going to understand the different economic activities through which we can earn for our life. क्योंकि देखो बेटा, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, किस लिए? टू गेट द सोर्स ऑफ इनकम, है ना, फॉर आर सर्वाइवल, फॉर आर लाइवलीहुड. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के लाइवलीहुड हो सकते हैं और कैसे हम उसे ऑप्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द एक्ट ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशन. और ये हो गया आपका 1 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट इज ऑक्यूपेशन? तो आप ये लिखोगे द एक्ट और एक्टिविटी टू अर्न समथिंग, टू अर्न लाइवलीहुड इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशन. आप अगर अपनी सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में देखोगे ना, यू विल फाइंड द n नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन इन योर ओन एरिया ऑल्सो. You can find someone is the teacher, someone is the doctor, someone is engineer, someone is a street hawker, someone is in the politics. So different occupation you will find in your society. The best time or the best thing would be the situation in which person gets to do the job as his or her aptitude. तब बड़ा मज़ा आता है ना, कि जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा स्किल है, उसके अकॉर्डिंग जब मुझे जॉब मिल जाती है, वो पोस्ट मिल जाती है, तो बहुत खुशी होती है हमें. बट इन प्रैक्टिस इट सेल्डम हैपन्स. प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है ऐसा. Circumstances force people to adopt occupation they are not fit for. बहुत बार ऐसा होता है. हम भी टीचिंग लाइन में, तो हमसे भी कई बार पूछा जाता है, यू आर टीचर बाय चांस और इनहेरिट और यू लव टीचिंग. तो बताते हैं हम कि बाय चांस हैं या यस मेरा पैशन था तो मैं बनी. तो यहाँ पर भी यही बात होती है कि बेटा, बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जो हमारे लिए फिट नहीं है, बट ड्यू टू सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस ना वी ऑप्टेड कि चल यार कुछ नहीं थे कुछ सही. सो इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर पोवर्टी. पोवर्टी मीन्स गरीबी एंड अंडर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट नीड टू बी रिजॉल्व. कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा टैलेंट होता है, एफिशिएंसी होती है, स्किल होती है, बट स्टिल दे आर अंडरपेड, दे आर नॉट गेटिंग देयर प्रॉपर जॉब एंड दैट्स वाई द पॉवर्टी रेशियो इंक्रीजेस. चलो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आखिर टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है और हमारी है, हमें सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी. बट क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन? ब्रॉडली अगर हम देखते हैं ना ऑक्यूपेशन को, तो हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. 1 इज प्राइमरी, देन अनदर इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज द टर्चरी. नाउ प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज दैट डील विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स ना, दैट डील विद द डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जब हम डायरेक्टली नेचर से एंगेज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिशिंग. फिशरमैन क्या करता है? पिस्सीकल्चर. पिस्सीकल्चर मतलब फिशरी, फिश को पालना, ठीक है. देन उसके बाद आप ये देखो एग्रीकल्चर. कल्टीवेशन क्या है आपका? फार्मिंग आपने ज़मीन से की, उसे उगाया, क्रॉप को बेच दिया. तो आपकी फार्मिंग, फिशिंग और आपकी पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गियों को पाल रहे हो, बत्तख को पाल रहे हो. वुड कटर, माइनिंग की एक्टिविटी जो है, जो माइनर होता है, माइन से जो निकालते हैं मिनरल्स. हंटर हैं, फ्रूट ग्रोवर हैं. These all are the primary occupation because they are directly engaged with the nature. Primary occupation के बाद जो आपका आता है that is secondary occupation. Secondary occupation is also known as the industrial occupation because in this what we are going to do, we are taking the raw material from the nature, then we process it or manufacture it according to the our needs, अकॉर्डिंग टू आर यूटिलाइजेशन. जब हम किसी चीज़ को लेके प्रोसेस कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं. लेदर है, लेदर को हमने मैन्युफैक्चर कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू. हमने उसे लेदर बेल्ट बनाई, लेदर पर्स बनाए, लेदर बैग बनाए. कॉटन है, कॉटन क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, ग्रोइंग ऑफ द कॉटन. द कल्टिवेशन दैट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. बट व्हेन वी प्रोसेस द कॉटन इनटू द कॉटन क्लोथ्स, दैट इज द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. Okay, so now from there secondary occupation is related to the industries.
शुगर केन है, शुगर केन का जूस निकालना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। देन थर्ड टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन इज द टर्शियरी ऑक्यूपेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस ऑक्यूपेशन। टर्शियरी ऑक्यूपेशन में वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग, any manufacture, no, it is like the services you are providing to the society. For example, if you are engaged in teaching, so teacher means the tertiary occupation, because I am not going to produce anything, I am providing the services, the knowledge to enhance your talent or skill or efficiency. Then moreover bankers हो गए, आपके पोस्ट ऑफिसर्स हो गए, LIC इंश्योरेंस ऑफिसर्स हो गए आपके। तो दीज ऑल आर द रिलेटेड टू टर्शियरी ऑक्यूपेशंस। आपके एडवोकेट्स, पायलट्स, ड्राइवर्स, दीज ऑल आर रिलेटेड टू टर्शियरी ऑक्यूपेशन। So overall 3 occupations are there: primary, secondary, tertiary. Now you have to choose according to your wish, your efficiency, your skill. प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर चीफली सेंटर्ड इन द विलेज। ये तो होता ही, हम देखते हैं ना, कल्टीवेशन है, माइनिंग एक्सेट्रा है, तो ये विलेज से रिलेटेड रहती है। विद अ फ्यू सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, वहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी ओपन हो जाती हैं। हार्डली एनी टर्शियरी ऑक्यूपेशन वी कैन सी। इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑक्यूपेशन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आपको यही मिलेंगे, या तो सेकेंडरी होंगे या टर्शियरी ऑक्यूपेशन। रूरल लाइवलीहुड की बात करते हैं बेटा, सो फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द विलेज। अ फार्मर ग्रोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीरियल, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। एनिमल हर्डिंग करते हैं वो। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर इज दैट ही हैज़ नो वर्क फॉर द सेवरल मंथ, बिकॉज सी एग्रीकल्चर और द फार्मिंग ऑक्यूपेशन इज द सीजनल। आपने एक बार बीज बो दिया तो उसको ग्रो करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आप फ्री हो। तो इसलिए हम कहते हैं फार्मिंग इज नॉट द होल टाइम ऑक्यूपेशन। फॉर द फ्यू मंथ फार्मर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, सो व्हाट दे डू द अदर वर्क लाइक कारपेट वीविंग, बास्केट वीविंग, वुड वर्क एक्सेट्रा। देयर आर ओनली अ फ्यू विलेज पीपल एंगेज इन द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। उसमें भी आप देखोगे तो शॉपकीपर्स हैं, वीवर हैं, कारपेंटर हैं, आयरन स्मिथ, कारपेट मेकर्स एक्सेट्रा। और वो भी क्या, लोकल नीड्स होती है ना विलेज की, उसको फुलफिल करते हैं, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल्स में नहीं होते। व्हेन इट कम्स टू द टर्शियरी ऑक्यूपेशन, सो वी कैन सी हार्डली, और टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आपको वेरी लेस डॉक्टर यू कैन सी। अ लॉट ऑफ विलेजर seek employment in towns and cities, that's why they started to migrate in the cities. Now types of farmer की अगर हम बात करते हैं, so फार्मिंग क्योंकि हमारा चीप ऑक्यूपेशन है विलेजेस में, सो देयर आर द डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द फार्मर। लार्ज फार्मर, देन मिडल फार्मर एंड द लैंडलेस फार्मर। लार्ज फार्मर जो होते हैं बेटा, वन हु होल्ड द लार्ज लैंड होल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें गाँव में, बहुत सारी ज़मीनें गाँव में उनकी होती हैं। दे आर रिच, दे कैन नॉट डू ऑल फार्मिंग देमसेल्व्स। ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं तो वो खुद ही खेतों में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हायर the villagers to do the work in their field. They save their time and that's why they can use this time to start up their own business in the other parts like provision of shops हो गया, oil mill हो गया etc. This make them rich. एक तो जब बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उस पे से ज़्यादा प्रोडक्शन लिखता है, ज़्यादा प्रोडक्शन को ज़्यादा सेल कर सकते हैं, और हायर लेबर काम कर रहे हैं तो उनके पास टाइम है अदर ऑक्यूपेशन को अपनाने का। With his resource, it is quite easy for him to become an influential person of the village. क्योंकि बेटा देखो वो रिच होता जाता है, पावर होती जाती है उसके पास। He often become the pradhan of the area also. With his connection, it is quite easy for him to get a loan from the bank also. So overall हम ये कह सकते हैं रिच फार्मर के पास अपनी लैंड भी होती है, वो अपनी कैपिटल को भी अरेंज कर लेता है, उसके पास अपनी सेविंग भी होती है। ना मिडल फार्मर की अगर हम बात करें तो मिडल फार्मर के पास अपनी ज़मीन तो होती है बट लार्ज लैंड होल्डिंग नहीं होती। सो ही मोस्टली मैनेज द फार्म वर्क विद हिज फैमिली। अपनी ज़मीन पर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो खेती करता है। इनकम भी उसकी उसी लैंड से उतनी ही आती है जितनी सिर्फ वो अपना 2 स्क्वायर मील्स को, कुछ सफिशिएंट नीड्स को वो पूरा कर पाए, अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। सो ही हैज़ टू वर्क ऑन द लार्ज फार्मर्स फील्ड।
क्या करना पड़ता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बड़े बड़े किसानों की ज़मीन पे भी जाके काम करता है ताकि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल जाए, या फिर वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, बास्केट बना रहा है, रोप्स बना रहा है इन हिज फ्री टाइम टू सप्लीमेंट हिज इनकम। 40% ऑफ फार्मर्स फैमिलीज इन इंडिया आर द मिडल फार्मर। अब लैंडलेस फार्मर की बात करें तो कंडीशन ऑफ लैंडलेस फार्मर इज वर्स्ट। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लैंड टू डू द फार्मिंग। उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फार्मर्स व्हेन दे आर गोइंग टू हायर देम। अब क्या है, वो वेज अर्नर है, वो हमेशा वर्क के लिए ढूंढते रहते हैं, कोई हमें बुला ले काम के लिए, कोई अपने खेतों पे बुला ले काम करने के लिए। उन्हें खेतों पे काम मिल जाता है तो डेली वेजेस मिलते हैं, बहुत कम मनी मिलती है, जिससे हार्डली वो 2 स्क्वायर मील जुटा पाएँ तो जुटा पाएँ। अदरवाइज़ वो हमेशा कर्जा लेते रहते हैं और वो डेप्ट रिडन हो जाते हैं। डेप्ट रिडन का मतलब कर्जे के जाल में फंस जाना। Moreover, his condition become pitiable and pitiable as he does not get the proper employment round the year. Helpless हो जाता है, एक रिफ्यूजी की तरह काम करता है, शहरों में चला जाता है कि कोई मुझे काम दे देगा मजदूरी का, रिक्शा पुलर की तरह काम करने लग जाता है, लेबरर की तरह काम करने लग जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लग जाता है मैसन्स के साथ। सो लैंडलेस फार्मर जो है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मिजरेबल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है। और ऐसी अगर आप फैमिली देखोगे सो 40% ऑफ द टोटल फार्मर फैमिली लैंडलेस फार्मर फैमिली है। An important point about the agriculture land holding is its reducing size. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने में आ रही है। पहले क्या होता था, खेत बहुत होते थे, पॉपुलेशन कम होती थी। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड का साइज़ कम होता जा रहा है। बहुत सारे रीज़न है इसके। फार्मर हैज़ डिवाइडेड हिज लैंड बिटवीन हिज चिल्ड्रन। भाई पहले बड़ा खेत होता था, दादाजी के पास है, ठीक है, अब ये दादाजी हैं, उनके पास ये बड़ा सा खेत है, ओके। 4 बेटे हो गए इनके, 4 बेटों ने क्या किया, बांट दिया खेत, 4 हिस्से कर दिए इसके। अब क्या हो गया, खेत छोटा हो गया। अब फिर उन 4 बेटों के 2-2 बेटे हो गए, उन्होंने भी खेत बांट दिए। अब क्या हो गया, खेत और छोटा हो गया। इस तरीके से जो ये पास हो रहा है ना इनहेरिटेंस, जो लैंड को डिवाइड किया जा रहा है अमंग द चिल्ड्रन, इसकी वजह से फार्म साइज छोटा होता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रॉप प्रोडक्शन कम होती जा रही है। लैंड बचे ही नहीं है, फेवरेबल लैंड है ही नहीं फार्मिंग के लिए। इन दैट केस ही हैज़ नो ऑप्शन बट टू लुक आफ्टर फॉर द अदर थिंग्स। भाई क्या करेगा, छोटी ज़मीन हो गई, अब उस पर खेती तो हो नहीं सकती, तो अदर ऑप्शन ढूंढेगा। अदर ऑप्शन के लिए समटाइम माइग्रेट कर जाएगा, गांव से दूर चला जाएगा। तो इस तरीके से लैंड साइज जो है छोटे होते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। और कई बार तो क्या होता है, जब ज़मीन छोटी सी रह जाती है ना, अब तो इससे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं किसान, वेदर दे सेल इट, वेदर दे असाइन द लैंड ऑन द बटाई सिस्टम। किसी और को दे के चले जाते हैं कि भाई आप मेरे खेतों पे काम कर लेना और मुझे कुछ दे देना, भाई अपना खेत भी जोत लो, मेरा भी जोत लो, कुछ परसेंट रख देते हैं। इस तरीके से अंडर इट अ फार्मर फाइंड सम अदर फार्मर्स टू वर्क ऑन हिज फील्ड। द वर्ड बटाई मीन्स शेयर, कि शेयर कर लेंगे, आपको इतना परसेंट मुझे दे देना, बाकी आप खुद रख लेना। अब बात करते हैं हम नो इट की। 2 अदर काइंड्स ऑफ फार्मर्स आर एक्टिव फार्मर्स एंड डोरमेंट फार्मर्स। ये भी हैं, मतलब हमने ये तो पढ़ा रिच फार्मर, मिडल फार्मर और लैंडलेस, इसके अलावा एक्टिव और डोरमेंट फार्मर्स भी हैं। एक्टिव फार्मर्स क्या होते हैं, लुक आफ्टर द फील्ड देमसेल्व्स। वो फार्मर जो अपने किसानों का, अपने खेती की ज़मीन का खुद ध्यान रखते हैं। और डोरमेंट फार्मर्स वो होते हैं जो अपनी खेती की ज़मीन किसी और को असाइन करके दूर कहीं चले जाते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं देखने के लिए, वो दूसरे ऑक्यूपेशन में लग जाते हैं और अपनी ज़मीन दूसरे को दे देते हैं बटाई पे। सो दोज आर डोरमेंट फार्मर्स। नाउ मूविंग टू द डेप्थ्स एंड सुसाइड अमंग द फार्मर। ये बेटा एक पिटिएबल कंडीशन है और क्वेश्चन मार्क है हमारी इंडियन सोसाइटी पे भी और अदर सोसाइटी पे, जहाँ पर अगर फार्मर ही कर्जे के जाल में फंसा हुआ है और सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है।
ये हमें सोचना पड़ेगा और सभी को, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि जो हमें खाना दे रहा है उसे सबसे ज़्यादा रिच होना चाहिए। और यही एडवर्स सिचुएशन है इंडिया की कि जो खाना उगा रहा है उसको ही खाने को नहीं मिल रहा है, वही कर्जे के जाल में फंस रहा है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। ये बेसिक प्रॉब्लम है, हमारी सोच ऐसी है कि वी कैन नेवर से एनीवन कि भैया आप किसान बन जाओ। हमें ना ह्यूमिलिएशन सा लगने लग गया फार्मर वर्ड बोलने में। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर फार्मर नहीं है और फार्मिंग नहीं है तो कोई भी नहीं है। पहले खाना है, नहीं तो क्या करोगे? पिज़्ज़ा बर्गर भी कहाँ से बनेगा? या क्या करोगे? सुबह एक प्रोटीन की दवा ले लेना और दिन में क्या करना, आयरन की गोली ले लेना और शाम को क्या करना है, कैल्शियम की गोली लेके सो जाना। हो गया, क्योंकि फूड तो है ही नहीं। फूड ग्रो करने के लिए लैंड नहीं है और ग्रो करने वाला फार्मर नहीं है। ऑफ ऑल फार्मर्स फैमिली ओनली अबाउट 20% आर द लार्ज फार्मर। इतना अगर आप देखो, इंडिया इज द एग्रीकल्चर इकोनॉमी और 20% जो है ओनली फार्मिंग में, देखो 20% लार्ज फार्मर हैं, बाकी कहाँ गए? ओनली दीज मैनी पीपल आर एबल टू लीड सेटिस्फैक्टरी लाइफ, अदर्स सस्टेन्ड, दे लेड अ सबस्टैंडर्ड लाइफ। डेब्ट ट्रैप में हो रहे हैं, डिप्लोरेबल लाइफ हो रही है। व्हेन अ फार्मर इज अनएबल टू मीट हिज डे टू डे स्पेशल नीड्स, ही सीक्स टू डेब्ट। भाई अगर उसे 2 टाइम का खाना नहीं मिला क्या करेगा? कर्जा लेगा मनी लैंडर से, इससे उससे ज़मीन को रखेगा उधार पे। और जब वो कर्जा लेगा और उस कर्जे को वो चुका नहीं पाता, फिर दोबारा कर्जा लेगा, फिर चुका नहीं पाता मनी लैंडर को कर्जा, तो प्रॉब्लम क्या? क्यों नहीं चुका पाता? क्योंकि बेटा लैंड साइज तो छोटा है, उस पे से वो कितना प्रोडक्शन निकालेगा कि भाई वो सेल भी करे, घर के लिए भी रखे और कर्जे को भी चुका पाए। वो डेब्ट ट्रैप हो जाएगा, कर्जे के जाल में फंस जाएगा, कंडीशन वर्स टू वर्स होती जाएगी एंड इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मेनी फार्मर टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस लोन्स और डेब्ट्स। एंड व्हेन क्रॉप फेल, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है? क्रॉप फेल हो जाती है। अब देखो हालत, आजकल आप देख रहे हो हर जगह बाढ़ आई हुई है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, फ्लड आ गया या ड्रॉट पड़ गया, इस तरीके से सूखा पड़ गया, कहाँ से फसल उगेगी? हम कुछ ज़मीनों के लिए कर रहे हैं क्या? फिर तो गया, सिचुएशन उसकी बिल्कुल ही वर्स्ट हो गई। और ऐसे जो डेब्ट ट्रैप है, इट्स अ विक्शिशियस साइकिल। वंस अ फार्मर ट्रैप्ड इन द डेब्ट, इट इज़ वेरी पेनफुल। The recovery is very, very painful. Hardly anyone come out from this debt trap. Otherwise, what the solution? Suicide. जब इतना ज़्यादा कर्जा होता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फार्मर को ये दिखता है कि अब नहीं कुछ हो सकता, ख़त्म करो लाइफ को। ये ट्रेजेडी है। द इकॉनमी विच इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर करने वाला ही नहीं रह रहा। So we need to aware about this. We need to solve this problem कि ये डेप्ट्स जो है ख़त्म होने चाहिए। फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी या फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। Now be aware, every thinking of committing suicide is a cowardly act. ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, हम डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन ये जो वर्ड है ना सुसाइड, ये अपने आप में बेकार वर्ड है। जो लोग डरपोक होते हैं ना, जो लाइफ की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, वो सुसाइड करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एक्ट। क्या सुसाइड करने से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी? क्या मेरे मरने से मेरी फैमिली सही हो जाएगी? और यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हमेशा ये बात सोचो कि ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है, कुछ और नहीं बनाया। तो यू आर हैविंग सम पर्पस फॉर द लाइफ। Face it. You become a brave people. Accept the challenge of the life. Come out from and become the winner of the life. Don't destroy yourself. This is not a way. बेटा परेशानी किसके सामने नहीं आती है? हर एक व्यक्ति के सामने आती है। बट असली व्यक्ति वही है, असली इंसान वही है जो उस चैलेंजेस को फेस करता है। अरे वाह, ये चैलेंज मेरे सामने आया है, किसी और के सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन द पॉवर्टी। क्या उन्होंने हिम्मत हारी? आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो अगर ये वर्ड आपके चैप्टर में आया है ना, तो आप ये समझ लीजिए ये इलीगल है, ये कॉवर्डली अटैक है, ये किसी की भी लाइफ के सामने ये वर्ड नहीं आना चाहिए।
कभी भी लाइफ में घबराना नहीं, आगे बढ़ जाना, एक नहीं दूसरा रास्ता खुला होगा, कुछ ना कुछ वे अपने लिए ढूंढना, बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड इट हैज़ बी गिवन टू एंजॉय द लाइफ, एंजॉय एवरीथिंग। बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ सीखना है, ये प्रीशियस गिफ्ट है भगवान का हमें दिया हुआ। मूविंग टू द अर्बन लाइवलीहुड, एज कंपेयर टू द रूरल पॉपुलेशन, द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। क्यों? रीजन ये भी है, ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पे माइग्रेशन बढ़ रहा है, रूरल टू अर्बन एरिया। एक ना कहते हैं अर्बन में ना पुल फैक्टर है, खींचता है लोगों को अपनी तरफ। There are over 5,000 big towns and cities in India. Urban areas are more thickly populated than the rural area. मतलब ऐसी हाल हो गई है शहरों में कि आप देखो ना, कभी ट्रैफिक जैम लग जाए, कभी आप चल फिर रहे हो, कभी भीड़ भाड़ कितना ज़्यादा आपको नज़र आता है। इन सेवरल मेजर टाउन्स, मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली, पीपल कम्यूट फॉर वर्क। हमें यहाँ अच्छा काम मिल जाएगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, हम तो यहीं जाएंगे। अब सारे यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ जाओगे तो रहोगे कहाँ पे? फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं स्लम एरियाज, रोड साइड बने हुए घर। घर क्या होते हैं? वो टेंट लगा रखा होता है, उस पर बैठे होते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। सो थिकनेस बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की। मॉर्निंग से इवनिंग कब हो जा रही है, इवनिंग से मॉर्निंग कब हो जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। Besides, many people visit them for business, marketing, education, treatment, tourism. इसके अलावा भी आते हैं लोग, कोई इलाज कराने आ रहा है, कोई घूमने आ रहा है, कोई एजुकेशन गेन करने आ रहा है, किसी को वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया, कोई मार्केटिंग के लिए आ रहा है। दिस मेक्स पॉपुलेशन डेंसर इन दीज मेजर टाउन्स। इन व्यू ऑफ सो डेंस अर्बन पॉपुलेशन, अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी क्रिएटेड। भाई इस पॉपुलेशन को संभालो। अब क्या करोगे? नीड्स बढ़ रही हैं, उतनी नहीं है जितनी रूरल एरियाज में है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो होते थे, डेयरी ओनर, वेजिटेबल ग्रोवर, फ्रूट ग्रोवर, माइनर्स, वो सारे गांव तक रह गए। एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ एंगेज इन द सेकेंडरी एंड टर्चरी ऑक्यूपेशन। अब ट्रू प्रोमिनेंट लाइवलीहुड अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे ना इस समय, तो आपको सबसे ज़्यादा वेंडर दिख जाएंगे। दे कैन बी सीन पुशिंग देयर कार्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दे सेल वराइटी ऑफ थिंग्स। आइसक्रीम बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, इस तरीके से कपड़े, बैंगल्स वगैरह। वेंडर्स, स्ट्रीट हॉकर्स आपको बहुत मिलेंगे अर्बन एरियाज में। देन आपको मिलेंगे स्टॉल्स, जगह जगह लगे हुए। ऑलमोस्ट ऑल रोड इन अर्बन एरिया यू कैन साइट अ टेम्परेरी स्टॉल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खोखा। इजंट इट? छोटा सा उन्होंने टेंट लगा लिया, उसमें वो सामान बेच रहे हैं। वैरायटी ऑफ थिंग्स, चाहे बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं, क्लोथ हैं, स्ट्रीट फूड्स एक्सेट्रा। सर्विसेज भी मिल जाएंगी, मैकेनिक्स भी मिल जाएंगे, टेलर भी, इलेक्ट्रिशियन में, पेड़ के नीचे बैठे हुए टेलर मिल जाएंगे। फ्लैट्स के बाहर आप देखो, आपको टेलर्स मिल जाएंगे। These people have no security of job. Even often the police raid them and destroy their stall. भगा देती है पुलिस मार के, फिर कुछ दिन बाद बेचारे कोशिश करते हैं लगाने की। तो ऐसे स्टॉल आपको मिलेंगे। टर्चरी ऑक्यूपेशन की बात करें तो अर्बन एरिया में टर्चरी ऑक्यूपेशन बहुत मिलेंगे आपको, और उनको भी हमने 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाइड किया: सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड और वेज अर्नर। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं बेटा जो अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं। They possess the expertise in a certain field and he has set up his own business. टेलर हैं, अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, बार्बर है, कॉबलर है, अपनी शॉप है, एडिटर है, म्यूजिशियन है, लॉयर हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सैलरीड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज में और उसके बदले में उन्हें मंथली सैलरी मिल रही है। लाइक इन शॉप, फैक्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिसेज में वो काम कर रहे हैं। जिस ऑफिस में वो काम कर रहे हैं वो ऑफिस के जो इंचार्ज हैं वो उन्हें सैलरी देते हैं मंथ के एंड में। सेल्समैन हो गए, मैनेजर हो गए, क्लर्क हो गए, अकाउंटेंट हो गए, मैकेनिक हो गए, शोरूम्स में जो हो गए, टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सैलरी बेस्ड है। देन वेज अर्नर अगर आप बात करोगे, वेज अर्नर मतलब टेम्परेरी वर्क, डे टू डे भी हो सकते हैं, ये वीकली के भी हो सकते हैं। ये टेम्परेरी वर्क होता है, ऐसा नहीं कि इन्हें परमानेंट मिल गया। मान लो कंस्ट्रक्शन साइट पे इन्हें काम मिल गया तो जितने दिन काम मिला उतने दिन की मजदूरी इन्हें मिल जाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। रिक्शा पुलर है, ड्राइवर्स है, कारपेंटर्स है, पेंटर्स हैं, ये वेज अर्नर्स में आते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी साउंड। वाई? अ वर्कर कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड एंड वेज अर्नर at different times. For example,
भाई अगर वो प्लम्बर है, हो सकता है प्लम्बर वेज बेस पे भी हो सकता है प्लम्बर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है प्लम्बर किसी कंपनी ने ऑन कर रखा है, तो फिर वहाँ पे वो सैलरी बेस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने कर तो दिया क्लासिफिकेशन, पर ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने बोल दिया वो उसी कैटेगरी में रहेगा, समटाइम इट कैन बी चेंज। मूविंग टू द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू द अर्बन एरियाज, इस टॉपिक को भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि माइग्रेशन ही ऐसा फैक्टर है बेटा, अर्बन एरिया पुल कर रही है और रूरल एरिया पुश कर रही है, जाओ शहर में क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। और अर्बन एरिया की चकाचौंध कि भाई यहाँ पे ये भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये है वो है, वो पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो क्या हो रहा है, पीपल माइग्रेट हो रहे हैं रूरल से अर्बन एरिया की तरफ। और स्पेशली जो स्मॉल फार्मर होते हैं, लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है माइग्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ही नहीं वहाँ पर। इट इज़ an irony that primary occupation are chiefly found in village, but secondary and tertiary occupation are chiefly found in towns, because the factors which process farm product are located in urban areas and suitable infrastructure has not been developed in village. सोचो, फसल वहाँ उग रही है, प्रोसेस अर्बन एरिया में हो रही है, तो उल्टा हो रहा है ना। अगर हम उसके आसपास ही इंडस्ट्रीज लगा दें तो शायद लोगों को फ़ायदा मिल जाए। A farmer has no work for several months in the year. क्या करेगा, काम ढूंढेगा ही ढूंढेगा दूसरा। He finds urban areas quite fascinating and this is the major cause of migration. Other causes of migration are education of children. कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, गांव में उनके पास अच्छा है लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए हमें शहर में जाना चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, इसलिए भी वो आ जाते हैं यहाँ पे। In urban areas these village find themselves unskilled. अब होता क्या है, जब शहरों में आ जाते हैं तो उन्हें लगता है ये तो मुझे नहीं आता, मैं अनस्किल्ड हूँ, ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड ये है, मुझे ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, मुझे आईटी डिपार्टमेंट का ये नहीं आता। सो दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क एज अ लेबरर्स। अपने आप को जब वो अनस्किल्ड फील करते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं, सो वो लेबर का काम करने लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हेल्पर्स की तरह काम करने लग जाते हैं, वेटर्स की तरह काम करते हैं रेस्टोरेंट में, रिक्शा पुलर की तरह, कुली की तरह, हॉकर्स की तरह। इन ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स यू विल फाइंड अ कॉमन प्लेस वेयर दीज डेली वेज अर्नर गैदर इन अ मॉर्निंग। और आपने नाम भी सुना होगा बेटा, उन्हें लेबर चौक कहते हैं, बहुत सारी एरिया में बना है। सुबह सुबह ना जितने भी ये जिनके पास काम नहीं होता, डेली वेजेस के लिए वो ढूंढ रहे होते हैं काम, तो वो गैदर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे, किसी भी शहर के कॉर्नर पे। तो वहाँ से जिसको ज़रूरत होती है सुबह वो जाके ले आता है कि भाई मुझे प्लम्बर चाहिए या मुझे मैसन चाहिए, ये चाहिए, तो उसे लेबर चौक कहते हैं। किसी को काम मिल जाता है तो उस दिन की दिहाड़ी बन गई, किसी को नहीं मिलता तो भूखा बैठे। विमेन ऑल्सो वर्क टू सपोर्ट द हाउस होल्ड लाइक लेबरर्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट और द हाउस मेड इन द हाउसेज। शहरों में करते हैं ना, दूसरों के घरों में काम जाके करना, तो विमेन भी सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिली को। When villagers migrate to towns and cities in large number, the urban population shoots up, putting pressure on the urban infrastructure. It makes roads, schools, hospital overcrowded. आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, सुबह से शाम तक लंबी लाइन लगी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक एक डॉक्टर पे हजार पेशेंट्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल में देखो बैठने की जगह नहीं है, एक एक क्लास में 80 70 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। रोड कंजस्टेड होते जा रहे हैं। पीपल हु फेल टू गेट वर्क कैन टर्न इनटू द क्राइम्स। अब जिसको काम नहीं मिल रहा है, गांव वापस नहीं जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज भी हो जाते हैं कई बार। दिस वर्सन, उससे क्या होता है, शहरों का फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ अ नीड टू टेक स्पेशल स्टेप्स सो दैट द पीपल डू नॉट नीड टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज। ये अपने आप में हमें सोचना पड़ेगा कि गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं, ये माइग्रेशन हमें रोकना पड़ेगा। हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि विलेजर्स अननेसेसरली यहाँ ना आए। नंबर 1, एग्रो इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप। हमें गांव के पास ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा ताकि उन्हें जो है जॉब वहीं मिल जाए। लाइक कॉटन मिल्स हैं, ऑयल मिल्स हैं, ये हम वहीं डेवलप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड नियर बाय द विलेज।
इलाज के लिए वो शहरों पे भाग कर नहीं आए, ना एजुकेशन के लिए, वहीं पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए. देन विलेजेस शुड बी लिंक्ड विद द मेजर टाउन्स. गुड क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए. ऑल्सो सुटेबल फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा, दिस शुड बी प्रोवाइडेड. ऐसा ना होने लगे कि ये जो IT सेक्टर है, ये कम्युनिकेशन सेक्टर है, ये अर्बन सेंटर के लिए बना हुआ है. नहीं, ये फैसिलिटीज़ गाँव में भी प्रोवाइड की जाए. So the government has initiated several schemes to enhance employment opportunities in the rural area and to improve the infrastructure. And these schemes have brought about a change. और हम देख भी रहे हैं, जो पहले की रूरल एरिया थी और जो अब की रूरल एरिया है, ज़मीन आसमान का अंतर है. तो हम गाँव को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे. एफर्ट शुड बी मेड टू मेक विलेज द सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट एज वॉज ड्रीम्ड बाय महात्मा गांधी. और जिस दिन हम सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे गाँव को, तो हमें ये ओवर क्राउडनेस या हमें जो शहरों की ये भागम भाग है, जो कंजस्टेड हो जा रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो सब नहीं फेस करना पड़ेगा. और हमारे फार्मर भी कहीं ना कहीं जो है उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे. So now we are going to discuss the important facts of the chapter. Number 1, the act of earning a livelihood is known as occupation. And occupation can be the primary, secondary and tertiary. Primary occupation chiefly found in village related to the natural resources. And farmers can be large, middle or landless. इनहेरिटेंस जो है उसकी वजह से लैंड का साइज रिड्यूस होता जा रहा है. फेलियर ऑफ क्रॉप लेड टू द डेब्ट ट्रैप टू द फार्मर्स. एंड टर्चरी ऑक्यूपेशन वी हैव डिस्कस कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी बेस्ड और वेज अर्नर. After that we have discussed the large number of villagers migrated to the towns and cities only for livelihood. Then adequate infrastructure, if developed in the rural area, then the rural area also developed. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.